अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, एक नया मेहमान, एक नया मौजू। कोशिश करते हैं कि ऐसे मेहमान आपके सामने लाए जाएं जो आपको कुछ इन्फॉर्म भी करें, कुछ बताएं भी, और जिससे आप फ़ायदा भी उठा सकें। नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान है वकला में एक बड़ा नाम है उनका नाम ही उनको आमतौर पर कहा जाता है ये लीडर हैं। नाम कम बुलाते हैं, लीडर ज़्यादा बुलाते हैं। मेरी मेहमान है शबाना रफ़ीक साहब। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। शबाना रफ़ीक साहब ने इस वक्त हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर रही हैं और बड़े अच्छे से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं और एक नाम है पिंडी बार के अंदर, इस्लामाबाद बार के अंदर। और ये इन्होंने लास्ट टाइम नायब सदर का इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, लेकिन अभी वो अपने जर्रे जवां हैं उनके, और कोशिश करते हैं कि हर उस आवाम का, हर उस गरीब का हक़ अदा किया जाए जो उनके पास लीगल एड लेने के लिए आता है। आगे क्या कहती हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजू मैंने आपको बताया कि आज 25 दिसंबर है और आज का हमारा मौजू है कायद मोहम्मद जिन्नाह वकालत के आईने में। चूँकि ये ख़ुद भी वकील हैं और हम हर अच्छे वकील का जो मॉडल है वो कायद मोहम्मद जिन्नाह और अल्लामा इकबाल है। तो आज इनसे बात करते हैं कि कायद मोहम्मद जिन्नाह से किस तरह इंस्पायर हुए, किस तरह शोबे के अंदर है, तो क्या इसके बारे में जानते हैं। शबाना, आप हमें बताइए कि वकालत के शोबे में आप खुद कैसे आए? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज के एक तारीख़ी दिन में आपने मुझे मदऊ किया और गुफ्तगू का मौका दिया। वकालत का शोबा मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसलिए भी कि जब मैं मैट्रिक मैंने पास किया तो मेरा ख्याल था कि मैं आगे एफएससी करके तो डॉक्टर बनूंगी, लेकिन जब मैंने एफएससी किया तो मेरा तल्लुक़ चूँकि आज़ाद कश्मीर के एक बहुत दूर दराज देहात से था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एफएससी करने के लिए बहुत पैदल दूर जाकर कॉलेज तक रसाई कर सकूं। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं सिंपल एफ़ए कर लेती हूँ। एफ़ए के बाद मैंने बीए पास किया। इस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि एक और टाइम मेरे लिए आ गया कि मैं एक अच्छी डिग्री के बारे में सोचूं कि जो पूरी दुनिया में मानी जाने वाली डिग्री हो। तो उसके लिए मुझे वकालत के पेशे को चुनना पड़ा। वकालत के पेशे में मैंने एलएलबी के बाद अपनी बार एसोसिएशन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार को ज्वाइन किया और अरसा 11 साल और 3 महीने हो चुके मैं इस पेशे से मुंसलिक हूँ। और मैंने इस पेशे के अंदर ये चीज़ देखी है कि ये बहुत इंस्पायरिंग पेशा है, बहुत इज़्ज़त और वक़ार वाला पेशा है। और आज के दिन के हवाले से हम अगर बात करें तो एक अजीम इंसान जिन्होंने आज के दिन पैदा हुए और पाकिस्तान बनाया, हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, और उनकी ज़िंदगी को भी सामने रख के तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है। बाकी कायद मोहम्मद जिन्नाह बाकी तमाम वकला के, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के, पूरी मुस्लिम दुनिया के, इसलिए उनको कायद मोहम्मद जिन्नाह कहा जाता है। और ये अलकाब हैं ये पूरी कौम ने दिए हैं, दिल से दिए हैं, और आज भी इस पर कोई हर्फ नहीं उठा सकता। शबाना साहब, ये बताइए कि जब बचपन का एक वाक़या था उनके साथ कि 2 बजे रात को तक वो पढ़े थे, तो उनकी बहन ने कहा कि मोहम्मद अली सो, जो पूरी आवाम सो रही है, पूरी कौम सो रही है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत तारीखी जवाब दिया कि जब कौम सो जाती है तो लीडर जागते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह बहुत से वाक़यात हैं, जैसे वो बैरिस्टर दाखिला लेने के लिए यूके में गए, बरतानिया गए, तो वहाँ पे इन्होंने एक चुनाव किया वकालत का उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, उसमें कोई आप बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जब आप लंदन गए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपने विज़िट किया और आपका ख्याल था कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का चुनाव किया जाए जहाँ आप जो है आला तालीम हासिल कर सकें, बारट लॉ कर सकें, तो उसके लिए जब एक यूनिवर्सिटी में आप पहुँचे और वहाँ पे आपने देखा कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे टॉप पे लिखा हुआ था दुनिया के बेहतरीन कानूनदानों में, तो आपने उस यूनिवर्सिटी का चुनाव किया। और आप इस बात पे अल्लाह ताला के भी बड़े शुक्रगुज़ार रहे कि एक ऐसे कानूनदान का नाम जो कि हमारे इस जो बरतानिया के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, तो उस यूनिवर्सिटी का आपने चुनाव किया। यानी ये कायद मोहम्मद जिन्नाह की खूबी थी जो उन्होंने इस्लामी के हवाले से किया कि इस बंदे का चुनाव के जो वाकई मानते हैं कि हमारे लीडर जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो वाकई कानूनदान है और दुनिया के सबसे बड़े कानूनदान, टॉप लिस्ट पे उनका नाम था। जी आप बात कर रहे थे। जी मैं यही कह रही थी कि इसमें जो उन्होंने चुनाव किया और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो ज़िंदगी थी उसमें इस्लाम के जो हैं वो उसूल बहुत आसान तरीके से थे और उन्होंने उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। और आपने ये देखा कि अपने अपनी ज़िंदगी के जहाँ बाकी उसूल मुतय्यन किए वहाँ दीनी और इस्लामी उसूल को भी साथ लेकर चले, और यही चीज़ थी कि आपने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का रोल मॉडल अपने अंदर रखा। शबाना साहब, ये बताइए कि वैसे मोहम्मद जिन्नाह, कायद मोहम्मद जिन्नाह का विजन क्या था कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, हर अक़लीत को बराबर के हकूक़ हासिल होने चाहिए?
सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बनाने की जो फ़ाइनल जो उनका जो डिसीजन था वो इसी बुनियाद पे बना कि पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पे बना और इस्लाम की एक अमाजगाह के नाम पे बना और कलमा तैयबा के नाम पे बना। और आपने एक जगह पे फरमाया था, एक वाक़या था कि जिसमें आपने कहा कि मुसलमान जो हैं वो क्या करते हैं कि जो हिंदू हैं वो गाय को ज़बह करते हैं, हम मुसलमान ज़बह करते हैं और हिंदू उसकी पूजा करते हैं, और हिंदू और मुसलमान एक टेबल के ऊपर जो है वो नहीं बैठ सकते। लिहाजा एक मुसलमानों के लिए अपनी इस्लाम की अमाजगाह होनी चाहिए और इस्लाम का उनका अपना मुल्क होना चाहिए जहाँ वो अपनी आज़ादाना इबादत कर सकें और अपने खुदाए बरतर जो हैं उनकी इबादत कर सकें और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। और इसी वजह से आपने एक जगह फरमाया कि मैं पाकिस्तान को एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की अमाजगाह बनाने के लिए बना रहा हूँ। यानी दो कौमी नदी की बुनियाद रख दी गई थी कि एक ही टेबल पे गाय का गोश्त नहीं आ सकता और वहाँ पे हिंदू नहीं रह सकता, क्योंकि गाय को वो माता समझते हैं और हम भगवान समझते हैं और हम उसको ज़िबा करके उसका गोश्त खाते हैं। चूँकि मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर गाय हलाल गोश्त है। बड़ी अच्छी बात आपने की। लेकिन अब हमें ये भी बताएं कि आपने कश्मीर के पसमानदा इलाके से वो बड़े दरमियाने तबके से तल्लुक़ रखते अपने वकालत हासिल की, तो आप आने वाले वर्कर क्या मशवरा देंगे? सर बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि जब मैं यहाँ आई LLB की तालीम हासिल करने के लिए तो मैं आज भी ये समझती हूँ कि मैं अपने पीछे जो नौजवान हैं, बच्चियाँ और बच्चे जो हैं उनके लिए एक रोल मॉडल भी हूँ और उनके लिए एक सफ़ीर का मकाम भी रखती हूँ। क्योंकि मैं ये समझती थी जब मैंने LLB की जहाँ पे तालीम हासिल करने का जब आगाज़ किया तो मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना किया। तो मैं हिम्मत चूँकि मैंने इसलिए नहीं आ रही कि मैं पीछे आने वाली बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल हूँ। अगर मैं वापस बैक कर गई तो बच्चियाँ जो हैं वो आगे पढ़ नहीं सकेंगी और हमारे चूँकि आपको पता है पसमानदा इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले जो वालिदैन हमारे होते हैं वो मायूस हो जाते हैं। कोई एक बच्चा या बच्ची तालीम के लिए आगे आए और वो ना कर सके तो वो फिर उसकी मिसाल देते हैं कि वो नहीं कर सका तो आप भी नहीं कर सके। तो मैंने अपने लिए भी कोशिश की और अपने आने वाले लोगों के लिए भी कोशिश की और आज भी मैं यही पैगाम दूँगी आज के तारीख़ी दिन के हवाले से कि तालीम जो है वो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा चिराग है कि जो हमें आगे लेके जाता, पीछे नहीं लेके जाता। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए तालीम के मैदान में, अपने जो है वो जो हुनर है वो। बड़ी अच्छी बात की। लेकिन इसी आपकी मौजूदगी फ़ायदा उठाते हुए ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है? जहाँ तक इस्लाम की बात है उसमें आपने देखा कि जब हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले बहुत ज़्यादा जालत जो है वो फैल गई थी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, तालीम नहीं दी जाती थी और आप सरवर कायनात ने हमें तालीम का हुक्म दिया और एक हदीस मुबारका भी है जिसमें कहा गया कि गोद से लेकर गोर तक तालीम हासिल करें। फिर ये भी फरमाया कि अगर आपने चीन तक आपको जाना पड़े और उसके लिए भी आप सफ़र करें और तालीम हासिल करें। और आपने ये देखा कि जब हमारे हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहला जो वही नाज़िल हुई उसमें ये कहा गया, रब्बे कायनात ने फरमाया कि इकरा बिस्मी। तो यहाँ से ये तालीम की अहमियत का अंदाज़ा इस वजह से भी होता है कि जब रब्बे कायनात फरमाते हैं कि इकरा यानी पढ़ो अपने रब के नाम से, तो फिर दुनिया की जो तालीम है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। शबाना रफ़ीक साहब बड़े अच्छे तरीके से आप तर्जुमानी कर रहे हैं तालीम की और कायद मोहम्मद जिन्ना के आज के हमारे स्पेशल शो की। और यकीन है ये वो बातें हैं जो हमारी कौम को पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। और जैसे कि खुद आपने कहा कि हमारी ख़वातीन को, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि तालीम की अहमियत क्या है। कायद मोहम्मद जिन्ना ने ऐसे एक मुल्क नहीं बना दिया, उन्होंने एक मुल्क नज़रिए के तहत बनाया। जैसे कोई दो कौमी नज़रिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा था कि दो कौमी नज़रिए है, हमारी तफरीक है और हम हिंदुओं के साथ कभी भी नहीं रह सकते। हिंदू के जो लीडर हैं वो हमारे दुश्मन हैं और जो हमारे लीडर हैं हिंदू उनको उतना दुश्मन समझते हैं। शबाना रफ़ीक साहब अभी एक वक्फे का टाइम हो जा रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता कर रहे हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये
वेलकम बैक, खुश आमदेद नाजरीन। सिलसिला गुफ्तगू चल रहा था 25 दिसंबर कायद मोहम्मद अली जिन्ना का आज सालगिरह है, बर्थडे है। उसको हम पूरी कौम मना रही है अपने अपने तरीक़ों के साथ, सादगी के साथ। और हम ये कोशिश करें कि उनका पैगाम कहाँ तक आप तक पहुँचा सकें, कितने कामयाब होते हैं। इसके लिए हमारी आज मेहमान है शबाना रफ़ीक साहब, जो कि हाई कोर्ट की लायर हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। और इन्होंने सबका इलेक्शन लड़ा था नायब सदर का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, और ये कश्मीर के बड़े पसमानदा इलाके से हैं। और ये अपनी जद्दोजहद की कहानी भी साथ साथ बता रही हैं। शबाना साहब ये बताइएगा, जब इन्होंने जॉब छोड़ी, 1500 रुपया माहाना मिल रहा था इनको, तो उसको क्यों छोड़ा, क्या कह के छोड़ा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कभी भी असूलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने जब उनको प्रेसिडेंसी की जॉब के लिए मज़ीद ऑफ़र किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, और ये कहकर इनकार किया कि ये जो 1500 मुझे माहाना के मिलते हैं, मैं तो ये डेली के कमाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी तारीख़ी बात थी उनके लिए, जो वो उन्होंने कह के इसको रिफ्यूज़ किया कि 1500 तो मैं दिन के कमाता हूँ और इससे भी ज़्यादा कमाता हूँ, बल्कि 1500 से कई गुना ज़्यादा कमाता हूँ, तो इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। एक तो बड़ी बात थी कायद मोहम्मद अली जिन्ना में कि खुद एतमादी बड़ी थी और ख़ुद पसंद नहीं थे, लोगों के साथ अपनी राय शेयर करते थे और कभी अपनी मेहनत से ज़्यादा मुआवजा भी नहीं देते। शबाना साहब हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा एक जागीरदार का ताजर का वाक़या, जब उसने एक फ़ीस तय की। जी बिल्कुल, एक ताजर जब उनके पास गए तो उन्होंने उनसे जब कहा कि आप मेरा मुकदमा लड़ेंगे, तो जी कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया जी बिल्कुल लड़ूंगा। और फिर जब उन्होंने फ़ीस की बात की तो उन्होंने जब कहा कि मैं इतनी फ़ीस लूँगा और मैं दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ, घंटों के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ, मैं हर पेशी पे मैं इतने पैसे लूँगा। तो फिर जब उन्होंने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, 5000 की ऑफ़र दी गई, तो इसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मुझे अफसोस है कि मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कितने लेंगे? फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने कहा कि पर पेशी में इतने पैसे लूँगा, 500 रुपया हर पेशी पे लूँगा। जी बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुकदमा ले लिया और अपनी इंतहाई अनथक मेहनत के बाद उन्होंने मुकदमे को 3 पेशियों में जो है वो निपटा दिया और केस जीत भी लिया। तो उनकी जो उजरत बनी वो 1500 रुपये बनी, तो रिमेनिंग जो 3500 रुपये थे उन्होंने वापस दे दिए इस बात पे कि मैंने अपनी मेहनत का मुआवजा ले लिया है। और उन्होंने कहा कि आप मज़ीद ले लें, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मेहनत से एक्स्ट्रा पैसे लेने से इनकार कर दिया। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं 500 रुपया रोज़ाना की आपसे पेशी के पैसे लूँगा, और उसने पूछा कि कब तक ख़त्म हो जाएगी? उसने कहा 10 पेशी पे। तो उन्होंने कहा मेरे पास ये 5000 रुपया मैं आपको यकमुश्त दे देता हूँ, तो आप 10 पेशियों के अंदर इसको ख़त्म करिएगा। लेकिन वो केस अपनी जैसे शबाना साहब ने कहा अनथक मेहनत और अपनी अहलियत और काबिलियत के हवाले से 3 पेशियों में ख़त्म हो गया। तो आपने 1500 रुपया रख दिया, और जब वो बंदा शुक्रिया अदा करने की दिया तो आपने 3500 उसको वापस किया, और उसने बड़ा सारा किया कि आप रख लें, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से ज़्यादा उजरत नहीं देता। बड़ी अच्छी बात और बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा है। वो भी तो वाक़या बताइए, जब कायद मोहम्मद अली जिन्ना कोर्ट में गए तो सारी सीटें फुल थी वकला की, तो एक मेयर साहब बैठे थे मैकडोनल्ड साहब, तो आपने कहा कि इस बंदे को उठाओ, ये वकला की सीटें, तो फिर उसने क्या जवाब दिया? जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो उस वकला की जो डिग्निटी के हवाले से बात है। इसमें आज भी हम उन्हीं रहनुमा उसूलों को देखते हैं कि कायद-ए-आज़म साहब ने जो रहनुमा उसूल मुतय्यन किए कि वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो जब वो एक कोर्ट में पहुँचे, बम्बई के कोर्ट में पहुँचे, तो वहाँ पर मेयर साहब जो थे वो वकला की जो रिज़र्व सीटें होती हैं आगे जो फ्रंट की तरफ होती हैं उन पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा इनको उठाया जाए, कि अगर आप इनको नहीं उठाएंगे तो मैं जज साहब से इनकी शिकायत करूंगा। और फिर जब वो उठ गए तो उसके बाद उन्होंने उठा दिया गया, और उसके बाद जब वो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपने ऑफिस में बुलाया और अप्रिशिएट भी किया, और उसके बाद उन्होंने उनको अपनी जो कंपनी थी, वो कॉरपोरेशन थी, उसके लीगल एडवाइज़र भी मुकर्रर किया उसूलों की बुनियाद पर। बड़ी बात है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे क्या खुद इंसान करते थे, खुद इंडिपेंडेंट थे, और वो हर वो काम करते जो अच्छा साबित हो, जो माशरे की एक निशानी बने, मॉडल बने। जैसे कि उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत से ज़्यादा मुआवजा नहीं लेते थे, और अपने हक़ पे किसी को डाका डालने नहीं देते। जैसे कि मेयर की मिसाल मौजूद है, और ये शबाना साहब ने बताई है कि मेरे को कहा उसको उठ भाई, ये हमारा, हालांकि वो मेयर था और दूसरा वो गोरा था, उसने उसके साथ एहतजाज किया और उसने उसको अप्रिशिएट किया कि ये बंदा बाअसूल है, बाएतमाद है। हमें ये भी बताइए कि उनको वर्ल्ड ऑफ लॉ भी कहा जाता है। इतने प्रिंसिपल थे कि लोग उनको कहते हैं ये एक लॉ की दुनिया है। इसके बारे में बताएं कि उसने किस तरह के इम्प्लीमेंटेशन की, किस तरह लोगों में अपना किया। जैसे कि बड़ा मशहूर वाक़या है जूनियर वकील का, जो इनसे जी प्लीज़।
जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म साहब की ज़िंदगी जो थी वो उसूलों से भरी पड़ी है, और उनके ऊपर अगर घंटों भी बात की जाए, दिनों और महीनों पे बात की जाए तो कम वक्त पड़ जाता है। एक वाक़या है उनका बड़ा मशहूर कि बम्बई की अदालत में जब वो पहुँचे, बल्कि भोपाल की कोर्ट में, मैं माज़रत चाहूँगी, भोपाल में वो जब पहुँचे तो अदालत में उनका मुकदमा जो था उन्होंने लिया, और वो अनफॉर्चुनेटली टाइम पे नहीं पहुँच सके। तो उनके जो जूनियर थे साथ रखते थे, ये जूनियर का कंसेप्ट भी उन्हीं का दिया हुआ है कि एसोसिएट जो हैं उनको साथ लेके चला जाए, उनकी रहनुमाई की जाए कोर्ट में और उनको गाइड किया जाए ताकि वो भी एक बेहतरीन वकील बन सकें। इसी बात को सामने रखते हुए जब ये वाक़या पेश आया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थोड़े से लेट हो गए, और जूनियर जो था जो केस था वो कॉल हो गया, पेशी जो थी वो बोली गई, तो जूनियर जो वकील साहब थे उन्होंने, वो बैरिस्टर, वो भी बैरिस्टर थे, उन्होंने जब उठ के केस को प्रोसीड किया, कंटिन्यू किया, तो इसी असना में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोर्ट में आ गए और वो पीछे खड़े थे। और जब जूनियर जो थे उन्होंने, बैरिस्टर साहब ने देखा कि जिन्ना साहब जो हैं वो पीछे खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप बहस को कंटिन्यू करें। तो उन्होंने बहस को कंटिन्यू नहीं किया, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मैं कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो उसूल हैं उनके ऊपर जो है वो मदाखलत नहीं करता, लिहाजा इसको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं इसको आपने कंटिन्यू करना। और साथ खड़े भी रहे रहनुमाई के लिए और हौसला अफजाई के लिए, साथ खड़े भी रहे। जी हाँ जी बिल्कुल कहा। और जूनियर जो वकील साहब थे उन्होंने उस केस को प्रोसीड किया, और बाद में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने जो उस केस का मुआवजा लिया हुआ था वो क्लाइंट को वापस कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे जो ने ये काम किया अभी उसकी फ़ीस ज़्यादा है और मेरी कम है, चूँकि मैं उसके साथ एज ए असिस्टेंट आ रहा हूँ। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। हम मुख्तलिफ औराक जो हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी उलट पलट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि कैसे शख्सियत थी, कैसी हमागिर शख्सियत थी जिसने बाकी पाकिस्तान बनाया। अगर वो ना होते तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि दूसरा बंदा कोई पाकिस्तान नहीं बना सकता। नाज़रीन, इसके साथ एक वक्त का टाइम हो जा रहा है, कहीं मैं जगह स्टे विद अस। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज, अब इजाफी विटामिन लिए। खुशियों के लम्हे जब रिवायत में घुले तो हर चेहरे पे हो खुशियों का राज। ये है वो अनमोल पल जिनकी लज्जत में छलके प्यार की महक। ये लम्हे खुशियों के हैं सारे, जोड़ते हैं हमें, ये अपने हैं सारे। शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल की महक, दानेदार बनास्पति हो या कुकिंग ऑयल की लाइट क्वालिटी, अब एक नए रूप में सबके दिलों पे करे राज। लज्जत की महकती रिवायत, जैसे कल वैसे ही आज। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज, अब इजाफी विटामिन लिए। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर वू के बाद जब सा आता है, मिर्ची की वू को क्लियर करे स्प्राइट की सा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है और कायद-ए-आज़म के रोशन असूल, प्रिंसिपल, रवायत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हमारी आज की मेहमान है शिबाना रफ़ीक साहबा, जो कि साबका सदर का इलेक्शन लड़ा, नायब सदर का इलेक्शन इस्लामाबाद बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से। नाज़रीन, बड़ी जवां हिम्मत है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने तालीम हासिल की, जैसे कि उन्होंने खुद बताया, इंडिपेंडेंट हैं और कोशिश करती हैं कि आवाम के मसाइल को सुना जाए। और सियासत भी इनकी बड़ी नज़र है। वो आइंदा किसी प्रोग्राम में आपके इनके जो शोले हैं वो दिखाएंगे कि सियासत में क्या करना चाहती हैं और क्या कर रही हैं और किस तरह इन्होंने फ़िलहाल एक शोबे को चुनाव किया है। अपना शबाना रफ़ीक साहबा, आप हमें ये बताइएगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की एक बड़ी रवायत हैं, बड़े किस्से हैं, जैसे कि उनका एक ट्रेन का वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक खातून उनको ब्लैकमेल करना चाह रही थी कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं शोर डाल दूँगी कि तुम मेरी इज़्ज़त लूटने के चक्कर में हो। तो उन्होंने कहा मैं सुन नहीं सकता हूँ, मुझे लिख के दो। वो वाक़या अगर आपके पास हो तो शेयर करें हमारे आवाम के साथ। ऐसा था कि उसने कहा, खातून ने कहा कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं शोर डाल दूँगी कि तुम मेरी इज़्ज़त लूटना चाह रही हो। तो आप उसको देखते रहे, उस जवाब नहीं दिया। तो फिर उसने बाजू हिलाया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते,
पैसे मुझे क्यों देते, वरना मैं शो डालने को, उसने कहा मैं सुन नहीं सकता तो मुझे लिख के दो। जैसे लिख के दिया तो आपने वो जंजीर प्रेस की जो हमारी रेलवे की होती है कि जिससे गाड़ी रुक जाती है, तो उन्होंने गार्ड को कहा ये देखो ये इसका इकबाल जुर्म है। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे यकीन रखते थे कि हियर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस। सुनी सुनाई बातों पे वो ये एक मैगज़िम भी है लॉ का कि अगर मैं ये सुन इसलिए नहीं सकता तो सुनी हुई बात की वो इतनी वर्थ नहीं होती जो एक लिखी हुई बात की है। तो ये जो तारीख़ी वाक़या है इस पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने अपनी ज़ानत को सामने रखते हुए और पेशा वाराना जो उनकी सलाहियतें थी उन्हीं को सामने रख के उन्होंने कहा कि ये बात मुझे आप लिख कर दें क्योंकि मैं सुन नहीं सकता। तो जब लिख के दे दिया तो उन्होंने फिर कहा, बटन दबाया उस ट्रेन का कि जिस पे वो ये बताना चाह रहे थे कि इसने इकबाल जुर्म कर दिया। तो ये उनकी ज़ानत का बहुत बड़ा सबूत था। शफीक साहब आपने बड़ी बात की, लेकिन मैं एक बात पे और आपसे पूछना चाहूँगा। जब स्टेट बैंक बिल्डिंग का इफ्ताह हो रहा था कराची में, तो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना आए तो उनसे पूछा गया कि क्या सर्व करना है, चाय या कॉफ़ी, तो उन्होंने कहा ये घर से नाश्ता करके नहीं है। हमारे आज के हुक्मरानों को ये बात बताएं कि ज़िंदगी कहते तो हैं रियासत मदीना, लेकिन उसका अमली नुमा कैसे हो सकता है? जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जहाँ पाकिस्तान बनाया और बनाने के बाद उसके कुछ उसूल भी मुतय्यन किए। तो जब स्टेट बैंक में इफ्तिताह का वाक़या पेश आया तो जो मुलाजमीन थे उन्होंने आपसे गुजारिश की कि चाय पेश की जाए या कि कॉफ़ी पेश की जाए। इस पर आपने बड़ी तारीख़ी बात की कि क्या ये घर से नहीं चाय पी के आए। मतलब ये था कि कौमी जो ख़जाना है उससे अखराज जो है वो ना हो, पैसे का जो इसराफ़ है वो ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो जहाँ तक बात है आज के हुक्मरानों की, तो उन पे हम क्या बात कर सकते हैं। पहले उनकी शायाना शान ज़िंदगी और प्रोटोकॉल और ये सारा कुछ आवाम के पैसों से जा रहा है। तो अगर ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को रोल मॉडल बना के हुकूमत करें तो मेरे ख्याल से गरीब फिर पाकिस्तान में कोई नहीं रहेगा। लेकिन चूँकि उससे बिल्कुल बरक्स चीज़ें चल रही हैं, उसूलों से बनाए गए पाकिस्तान से और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो पाकिस्तान था उससे बिल्कुल हट कर चीज़ें हैं इस वक्त। शबाना बड़ी अच्छी बात की। आज के हुक्मरान को जो खुद कहते हैं, आज के अखबारात के अंदर खबरें भी लगी, लीड भी लगी है कि वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान का रोल मॉडल जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उन्हीं के असूलों को देखते हुए बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं जो अभी तक किए हैं, लेकिन उनको मज़ीद बेहतर करना है। रियासत मदीना में इतने शय खर्चे नहीं होती थी, प्रोटोकॉल नहीं होता था, और इनका वादा मैं आज के दिन फिर याद कराना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। अवाम उस वादे की तकमील का मुंतज़र हैं। नाज़रीन, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं मीडिया का काम यही है कि हुकूमत वक्त को अच्छी नसीहत करना, अच्छी बातों को बताना ताकि उन पर अमल किया जाए, और जो बातें वो भूल गए हैं उनकी तरफ निशानदेही करना। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो जब हम इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो हमें आवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, इलेक्शन के लिए वोट जो कौम की अमानत होती है, कौम अदा भी करती है उस अमानत को, लेकिन ये झूठ बोल करके हम रियासत मदीना बनाएंगे, हम जो है प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम साइकिल पे जाएंगे, हम चाइना का मॉडल करेंगे, हम रियासत मदीना की बात करेंगे। तो रियासत मदीना की जब बात करते हैं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा तारीख़ी वाक़या है कि अगर दरियाए दजला के किनारे के कुत्ता भी भूखा मरता है तो उसकी बात भी उमर से पूछी जाएगी। और फिर जब ज़फ़रान तकसीम करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि मेरी जो कहा गया कि आपकी जो मिसिज़ हैं वो ज़फ़रान तकसीम करेंगी, तो इस बात को उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, अगर वो करेंगी तो उनके हाथ के साथ जो ज़फ़रान लगेगा वो भी हमारे हिस्से में ज़्यादा आ जाएगा, तो हम ज़फ़रान तकसीम नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो रियासत मदीना की मिसाल तो कम अज़ कम नहीं देनी चाहिए। हाँ, उस पर अमल करने की अल्लाह ताला से तौफीक ज़रूर मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, लेकिन वो झूठ आवाम से ना बुला जाए जो कि आप पूरा नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन लड़ने के लिए कौम से जो झूठ बोला गया वो तो कौम के सामने है। मैं समझती हूँ कि इस तरह के किसी भी कैंडिडेट को, वज़ारत उज़्मा के ओहदेदार को अवाम के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और आप रफीक साहब, अब हमें ये भी बताइए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब मस्जिद के ऊपर शराब खाना बनने की बात आ रही थी तो उन्होंने कहा, चूँकि उसको छतें भी बिकती थी, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद ने कहा कि हम छत जो है 2 फुट नीचे कर लेते हैं, अब बना लें अगर शराब खाना बना दें। और इस तरह एक और बड़ा वाक़या जिसको आप तफसील से बयान करेंगे कि जब टिल हैंग का जो वाक़या है ये बाद में शुरू हुआ। पहले बंदे को लटकाया जाता था तो सिर्फ आर्डर होता था कि हैंग, तो जब उनके बंदे को हैंग किया जाना, अगर जैसे हैंग किया तो उन्होंने कहा बस इसको रोक दें, वो वापस आ गए तो उन्होंने कहा ये क्या, उन्होंने कहा आपने लिखा जस्ट हैंग, और वो बच गया इसलिए हमने उसको बता लिया। तो फिर ये रूल बना हैंग टिल डेथ। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कुछ आपको याद हो तो।
جی بالکل، یہ جو تھا کہ ہینگ دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہینگ کیا جائے اور دوسرا یہ تھا کہ ٹل ڈیتھ کی بات. تو جب ان کا جو آرڈر تھا وہ ہینگنگ تک کا تھا تو پھر ہینگ تک روک دیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ اب ہوا کہ اگر ہینگ کر کے چھوڑ دیا جائے تو پھر سزا تو پوری نہیں ہوگی. پھر بعد میں یہ اس میں جو اضافہ ہوا امپلیمنٹیشن ہوئی اس میں یہ ہوا کہ ٹل ڈیتھ تک وہ کیا جائے. جی اور اس طرح جو دوسرا واقعہ مسجد کے اوپر شراب خانہ بنانے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو چھت بیچنی ہے، جو یہ تو رول ہے، لا ہے کہ چھتوں کو بیچا جاتا ہے. تو اس نے کہا ہم چھت 2 فٹ نیچے کر دیتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں اگر آپ 2 فٹ چھت نیچی کر دیں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ جو تل کا جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے اپنی ذانت کے حساب سے یہ بھی مسئلہ حل کیا. تو اس طرح کی ناظرین بہت سی مثالیں ہیں جو قائد محمدی جناح نے پیش کی اور جو واقعی ماڈل بنی اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور لوگوں پھر لا امینڈمنٹ ہوئی جیسے کہ ٹل ڈیتھ تک جو کہا گیا ہینگ ٹل ڈیتھ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اصول تھا جو قائد نے امینڈمنٹ کیے. اور اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہم آپ والی شبانہ والی بات ہے کہ اگر ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں تو وہ واقعات ختم نہیں ہوتے. اور قائد محمدی جناح ایک بھرپور شخصیت تھی. واقعی ان کو قائد محمدی جناح کا جو ٹائٹل دیا گیا پوری قوم نے دیا اور پوری عوام نے دیا. ہم کو یہ بھی بتائیے گا کہ قائد کے بڑے صاف و شفاف رہتے تھے. جیسے ایک بنٹوں کی مثال مجھے، کینچوں کی مثال مجھے کہ پیچھے بنٹے کھیلتے تھے تو آپ نے ان کا آپ کرکٹ کھیلو، کرکٹ کھیلنا بہت اچھا ہے، اس سے آپ کے کپڑے بھی صاف رہیں گے، آپ خود بھی صاف رہیں گے اور بڑی ہیلدی کھیل ہے یہ. جی بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو زندگی ہے وہ بچپن سے ہی بڑی جو ہے وہ اصولوں پہ مبنی تھی. صاف ستھرا رہنا اور نہ صرف جسمانی طور پہ، لباس کے طور پہ صاف ستھرا رہنا، ذہن، عقل اور فہم و فراست کے لحاظ سے بھی وہ بڑے صاف ستھرے انسان تھے. انہی رہنما اصولوں کی وجہ سے وہ جب بڑے ہوئے تو پھر ان کو جناح کا خطاب دیا گیا اور بہت بڑی شخصیت بنے اور آج بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو یہ بڑا واقعہ تھا کہ وہ بنٹے جو تھے کھیلنے سے بچوں کے جو ہاتھ بھی گندے ہوتے تھے اور ہاتھ چھوٹے بھی پڑ جاتے ہیں اس سے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کرکٹ کھیلا جائے تو صاف ستھرے بھی رہیں گے. اور بعد میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کرکٹ ہمارا قومی کھیل بھی بن گیا ہے. تو قائد اعظم صاحب کی جو زندگی ہوتی وہ ایک دن کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھتے تھے، وہ بہت دور تک دیکھتے تھے. واقعی شبانہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی قائد محمدی جناح کی زندگی پہ. ہم نے کچھ اور پلٹنے کی کوشش کی. ناظرین کہاں تک ہماری یہ کامیابی ہوئی، یہ کاوش ہماری کہاں تک بہتر ہوئی، آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے. آپ کا فیڈ بیک ہمارا بہت ضروری سرمایہ ہے. ناظرین خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ محمد جناح اتنے علیل ہیں، اتنے شدید علیل ہیں، تو میں پاکستان کی تعمیر کو، ترقی کو تھوڑی دیر روک دیتا، پاکستان کو بننے سے روک دیتا تاکہ وقت گزر جاتا جب تک ان کی موت واقعہ نہ ہو جاتی. اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو قائد محمد جناح کی زندگی کو ہم دیکھتے رہیں. اور اسی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھاتے قائد اعظم کی بہن کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے آخری وقت تک ان کا ساتھ دیا اور ان کی لمحہ بلمحہ خیریت اور تیمارداری کی. ناظرین اس خانوادے کو ہم سلام کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک اچھا پاکستان دیا جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آج ہم اپنی عبادات، اپنے تمام رسومات، نہ صرف پاکستانی مسلمان بلکہ اقلیتیں بھی اس میں بڑے آرام سے اپنی عبادات اور اپنی رسومات ادا کرتی ہیں. اور یہی پاکستان کا مقصد تھا اور قائد محمد جناح کا ویژن تھا کہ سب لوگ مل کے اس ملک میں رہیں، اس ملک کی تعمیر میں، ترقی میں اہم کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ میرے مہمان شبانہ رفیق صاحبہ جو کہ لائر ہیں ہائی کورٹ کی، اور ماشاءاللہ ورکنگ اچھی کرتی ہیں. آپ بھی کبھی ان سے رابطہ رکھیں اور اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیجیے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اب میری فیملی ہے بہت خوش کیونکہ جب سے ہونڈا پرائڈر لی ہے فیملی کے ساتھ گھومنے کی ہے نو لمٹ. اس کا آرام دہ سفر مجھے رکھے ہر دم فریش اور فیول اکانومی دے پیٹرول کی بڑی بچت اور اسٹائل تو ہے ہی. جبھی تو ہے ہونڈا پرائڈر میری فیملی کے لیے نمبر 1. کمفرٹ والی رائڈ ہے، جیب پہ پڑتی لائٹ ہے، پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر، اکانومی، کمفرٹ اور اسٹائل میں ہمیشہ آگے.